नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो आज की पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जिसमें बता दें कि महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक शटडाउन, नाइट कर्फ्यू लागू। बता दें कि महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन न लगाते हुए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वहीं पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बढ़ते मामले को देखते हुए लंबे समय से ये सवाल उठ रहे थे कि क्या कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य में फिर से लॉकडाउन लगेगा। इस पर फैसला लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद ऐलान किया कि प्रदेश में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया जाएगा, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जिसमें बता दें कि कोरोना को लेकर एक्शन में योगी सरकार। एक मरीज मिला तो 20 घर होंगे सील। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जहां कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ाया जा रहा है, वहीं लोगों को सरकार कोरोना से बचने के लिए जागरूक करती है। वहीं यूपी की योगी सरकार ने कोरोना से बचने के लिए एक बड़ा तरीका खोज निकाला है। सरकार का कहना है कि जहां भी कोरोना के एक मरीज मिलेगा, उसके आस पड़ोस के 20 घरों को कंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। इस 20 घरों को सील कर दिया जाएगा, जिससे कि कोरोना आसपास के इलाके में न फैल सके। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर तकरीबन 20 मकानों को सील कर दिया जाएगा और उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। अगर एक से अधिक केस मिलते हैं तो इस पर 60 मकानों को सील कर दिया जाएगा। वहां पर जहां पर आवागमन पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा, वहां के लोगों को 14 दिन तक ऐसी स्थिति में ही रहना पड़ेगा। तो अगली बड़ी खबर बंगाल इलेक्शन के हवाले से आ रही है, जिसमें बता दें कि भाजपा पर फिर बरसी ममता बनर्जी। बोली बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश में गुजराती। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अगले चरण के चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियों ने वोटर्स को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। इस दौर में आज ममता बनर्जी ने हावड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसी। ममता ने कहा कि मोदी सिंडिकेट 1 और अमित शाह सिंडिकेट 2 हैं। ये दोनों अभिषेक, सुदीप और स्टालिन की बेटी के घर पर जांच एजेंसियों को भेज रहे हैं। ये लोग लगातार पुलिस अधिकारियों को बदल रहे हैं। ममता इतना पर ही नहीं रुकी, उन्होंने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए विवादित बयान दे दिया। ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। ममता ने कहा कि गुजरात के लोग बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग यूपी बिहार के से गुंडे भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बंगाल को गुजरात बनने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बंगाल में सांप्रदायिक अशांति फैलाने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों को पैसा देने की बातें करती है। मैंने केंद्र को लाभार्थी किसानों की पूरी सूची भेजी थी, लेकिन उनकी तरफ से बंगाल के किसानों को कोई भेजा गया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म होने जा रहा है। तो बंगाल चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं? कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनती दिख रही है? आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर में बता दें कि कोलकाता पहुंची जया बच्चन। बाबुल सुप्रियो को टक्कर दे रहे टीएमसी कैंडिडेट के लिए मांगेंगी वोट। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए पूरा दमखम झोंक रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रचार में दम भरने अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन बंगाल जा चुकी हैं। टीएमसी के स्टार प्रचारकों में शामिल जया बच्चन बंगाली मूल के जरिए वोटरों को लुभाएंगी। जया बच्चन रविवार को देर शाम कोलकाता पहुंची। सोमवार को वो हाई प्रोफाइल टॉलीगंज से 3 बार के एमएलए अनूप विश्वास के लिए प्रचार करेंगी। टॉलीगंज सीट इस बार बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के मैदान में उतरने से चर्चा में है।
बंगाली सिनेमा के गढ़ टॉलीवुड के रूप में अपनी पहचान रखने वाले इस क्षेत्र से बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो को उतारकर दांव चला है। यही वजह है कि टीएमसी ने प्रचार के लिए यहां से फिल्मी हस्ती जया बच्चन को प्रचार के लिए उतारा है। इसके साथ ही जया के बंगाली मूल का भी टीएमसी को फायदा उठाना चाहती है। जया बच्चन का टीएमसी नेता के उस प्लान का भी हिस्सा है जिसमें उन्होंने सभी विरोधी दलों का एक संयुक्त मोर्चा बनाकर बीजेपी से लड़ने की अपील की थी। हाल ही में ममता बनर्जी ने प्रमुख विपक्षी पार्टियों को इसके लिए पत्र भी लिखा है। जया बच्चन के कोलकाता पहुंचने के पीछे सपा मुखिया अखिलेश यादव के पिछले महीने दिए बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार करेगी। सपा मुखिया ने कहा था कि बीजेपी बंगाल में नफरत की राजनीति कर रही है और उनकी पार्टी से नहीं होने देगी। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें बता दें कि जींद किसान महापंचायत में शामिल हुए सीएम केजरीवाल। कहा केंद्र ने दी थी सत्ता छीनने की धमकी। बता दें कि पिछले 4 महीनों से किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार नए कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक वो दिल्ली बॉर्डर से नहीं हटेंगे। इस बीच किसानों ने हरियाणा के जींद में महापंचायत की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही केंद्र से नए कानूनों को वापस लेने की मांग की। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस किसान आंदोलन के दौरान 300 लोगों ने बलिदान दिया, हम उनको सलाम करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल में बदल दिया और उसमें किसानों को बंद करने की साजिश रची, लेकिन हम भाग्यशाली थे। स्टेडियम को जेल में बदलने की शक्तियां हमारे पास थी, जिस वजह से केंद्र सरकार कामयाब नहीं हो पाई। केंद्र ने मुझे एक फाइल भेजी और यह कहते हुए मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि कानून और व्यवस्था का मुद्दा होगा। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने मुझसे सत्ता को छीन लेने की धमकी दी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और फाइल को अस्वीकार कर दिया। बाद में उन्होंने मेरी सरकार को दंडित करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया। किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए हमें विरोध का सामना करना पड़ा। वे निर्वाचित सरकार के बजाय एलजी के हाथों में बिल पास करके और सत्ता सौंपकर हमें दंडित कर रहे हैं। केजरीवाल द्वारा केंद्र पर लगाए गए आरोप, जिसमें उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां दे दी गई है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, शुभेंदु अधिकारी का संगीन आरोप, ममता दीदी के भतीजे को रिश्वत में मिले 900 करोड़। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। इससे पहले बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर संगीन आरोप लगाया है। टीएमसी ने बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी, दिनेश त्रिवेदी और बीजेपी के केंद्रीय सह प्रभारी अरविंद मेनन ने आरोप लगाया है कि अभिषेक बनर्जी तस्करी को बढ़ावा देते रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को तस्करी के आरोपी विनय मिश्रा ने 900 करोड़ रुपए दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कोयला घोटाले में सीएम ममता बनर्जी और राज्य सरकार की भूमिका साबित हो गई है। बीजेपी की तरफ से एक ऑडियो टेप का भी उल्लेख किया गया है। इस ऑडियो टेप में कथित रूप तौर पर घूस लेने की बात की जा रही है। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर प्रत्याशी को गलत तरीके से रुपए भेजने का इल्जाम भी लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी ने इस बार चुनाव में प्रत्याशियों को जो गैर आधिकारिक रुपये भेजे हैं, उसके सारे आंकड़े हमारे पास हैं और सही समय पर हम उन सब का खुलासा करेंगे। आपको बता दें कि रविवार को ही प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला तस्करी घोटाला मामले में बांकुरा के इंस्पेक्टर इंचार्ज अशोक मिश्रा को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अशोक मिश्रा टीएमसी के युवा नेता विनय मिश्रा के करीबी हैं। विनय मिश्रा कोयले और मवेशियों की तस्करी मामले में आरोपी हैं। विनय मिश्रा आरोपी बनाए जाने के बाद से फरार हैं। अगली बड़ी खबर में बता दें कि फिर दिखा पिछले साल जैसा मंजर, महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन के बाद घर लौटने लगे प्रवासी श्रमिक। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य में वीकेंड पर लॉकडाउन लागू किया गया है। वीकेंड पर लॉकडाउन लागू घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र में मुंबई में रहने वाले प्रवासी श्रमिक अपने मूल स्थानों पर लौटने लगे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए एक प्रवासी श्रमिक ने कहा कि हमें डर है कि फिर लॉकडाउन लगेगा। उन्होंने कहा, जब से हम बाहर गए तब से हमारे परिजन चिंतित हैं, हमारी आय भी प्रभावित हुई है, इसीलिए हम लौट रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और नागपुर सहित कई जिलों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे कुछ दिनों पहले ही लॉकडाउन के संकेत दे चुके हैं। वीकेंड पर लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है।
उनमें ज्यादातर लोग शहर में रहने से के खौफ में हैं। कोरोना के शुरुआती दौर में नौकरी और दिहाड़ी मजदूर न मिल पाने के कारण पिछले साल ही लाखों प्रवासी श्रमिक फिर से काम पर वापस लौटे थे। धीरे धीरे प्रवासी श्रमिकों का जिंदगी ट्रैक पर आ रही थी कि स्थिति फिर से वहीं आ गई है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से आप कितना सहमत हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देकर के आप जीत सकते हैं एक शानदार उपहार। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर में फिल्म अभिनेता कमल हसन का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सिनेमा राजनीतिक करियर में बाधा बनता है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। बता दें कि अभिनय से राजनीति के क्षेत्र में आए और मक्कल निधि मयम के संस्थापक कमल हसन ने रविवार को अपनी राजनीति को जन सेवा का माध्यम करार देते हुए कहा कि यदि सिनेमा उनके राजनीतिक करियर में बाधा बनता है तो वो उसे छोड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि वे मेरे राजनीतिक करियर में बाधा बनती है तो मैं अपनी मौजूदा फिल्मों को पूरा करने के बाद सिनेमा छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनका आना ऐतिहासिक है क्योंकि वो उन 30% लोगों में से हैं जो राजनीति बिल्कुल दूर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिवंगत मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन ने बतौर विधायक अपने आदर्शों का प्रचार करने एवं जन सेवा के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई फिल्मों में अभिनय किया था। हासन ने कहा कि यदि सिनेमा बाधा बन रहा है तो वो जनसेवा की खातिर उसे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि उनके कई साथी उम्मीदवार कहते हैं कि वो राजनीति से गायब हो जाएंगे और फिर से सिनेमा में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि कौन गायब होगा, ये तो जनता को तय करना है। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ वर्गों से धमकियां मिली हैं, हालांकि उन्होंने इसे स्पष्ट करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अगली बड़ी खबर बॉलीवुड से आ रही है, जिसमें बता दें कि सख्त हुए महाराष्ट्र में फिल्मों की शूटिंग के नियम। वीकेंड लॉकडाउन से प्रभावित होगी फिल्मों की कमाई। बता दें कि महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आने के बाद से बैकफुट पर है। सिनेमा हॉल को 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति के बाद नाइट कर्फ्यू के चलते नाइट शो भी रद्द हो गए थे। इसके अलावा एक और समस्या है जो बॉलीवुड को और पीछे ढकेल रही है। अब वीकेंड पर लॉकडाउन का ऐलान हुआ है जो शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 7 बजे तक चलेगा। उससे उन फिल्मों की कमाई पर असर पड़ेगा जो वीकेंड में ज्यादा कमाई की आस लगाए बैठे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को वीकेंड में काम जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन अब से सभी शूटिंग 33% क्रू मेंबर्स के साथ ही करनी होगी। फिल्म की टीम को मास्क पहनना होगा और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की थी। सीएम ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बड़े सीन्स की शूटिंग करने से बचने के लिए कहा था, जिनमें काफी संख्या में डांसर और जूनियर आर्टिस्टों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर में बता दें कि अक्षय कुमार के बाद अब गोविंदा भी कोरोना पॉजिटिव। बॉलीवुड हस्तियां लगातार हो रही है संक्रमित। सचिन तेंदुलकर से लेकर आलिया भट्ट तक दर्जनों हस्तियां कोरोना संक्रमित। क्रिकेट बॉलीवुड पर छाया कोविड का साया। बता रहे हैं कि देश में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच अब बॉलीवुड पर भी कोरोना का साया मंडरा रहा है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के बाद अब गोविंदा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने एहतियात बरतते हुए खुद को क्वारंटाइन कर लिया है और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। गोविंदा के प्रवक्ता ने उनकी स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए बताया कि काफी सावधानी के बाद भी गोविंदा कोरोना संक्रमित हो गए। उनमें कोरोना के हल्के लक्षण है और वो अभी होम क्वारंटाइन है। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने गोविंदा के संपर्क में आए हुए सभी लोगों से अपना कोरोना टेस्ट करवाने का आग्रह किया है। गोविंदा ने जल्द ही स्वस्थ होने के लिए अपने फैंस, दोस्तों और शुभ चिंतकों से आशीर्वाद मांगा है। बता दें कि गोविंदा के पहले आज ही अक्षय कुमार भी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्होंने भी खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आप सभी को मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि आज सुबह मेरी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। आम लोगों के बाद अब इसकी चपेट में क्रिकेटर, अभिनेता, राजनेता भी आने लगे हैं। अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, आलिया भट्ट, कार्तिक आर्यन, परेश रावल, रॉबर्ट बाड्रा, आमिर खान जैसे कई दिग्गज इस कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं।
अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय, देश के कई राज्यों में बारिश की आशंका, अलर्ट जारी। बता दें कि देश के कई हिस्सों में अभी से ही भीषण गर्मी पड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि एक बार फिर से देश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण देश के कई इलाकों में बारिश होने की आशंका है, जिससे तापमान में गिरावट हो सकती है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में बारिश होने की संभावना है, तो वहीं बूंदाबूंदी से नॉर्थ ईस्ट भी बच नहीं पाएगा। उसने कहा है कि असम, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी आ सकती है, जबकि दिल्ली में भी मौसम साफ रहेगा और यहां भी तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। विभाग ने कहा कि दिल्ली में पारा 37 डिग्री का आंकड़ा छू सकता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।